गाइस हम करने वाले हैं क्लास 11 के हिस्ट्री है ये आपका, ठीक है। और ये मॉडल सेट 1 है और ये आपके टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये मॉडल जो है आपके लिए फर्स्ट है और इस ऐसे ही आपको मॉडल जो है मिलते रहेगा। मैंने हिंदी का सेट 1 कोर का जो है मैंने आपको वीडियो अपलोड कर दी हूँ, इसी पर आप देखेंगे उसको भी और साथ में सारे सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैंने उसमें पहले ही बता दिया है, अगर आपने नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। एंड गाइस अगर आपको वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस पर आपको आपका जो पॉलिटिकल साइंस हो गया, आपका यहाँ पर बायोलॉजी सॉरी नहीं, ये तो नहीं दे पाऊंगी क्योंकि ये आर्ट्स का है, ठीक है। आपका इंग्लिश हो गया, इंग्लिश कोर इलेक्टिव सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे आपको। जियोग्राफी हो गया, यहाँ तक इकोनॉमिक्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ठीक है, होम साइंस वगैरह हो गया, सारे मैं आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगी, सबका 5 सेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या क्या पैटर्न रहेगा, पहले उन्हें ध्यान से देखिए। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। यहाँ पे कुल प्रश्नों की संख्या 19 रहेंगे, यानी आपको कुल प्रश्न जो 19 नंबर तक पूछा जाएगा। और एक से प्रश्न जो है 1 से 7 अति लघु प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर देने होंगे जो अधिकतम एक ही वाक्य में देना होगा और प्रत्येक के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे। बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात है 8 से यानी प्रश्न संख्या 8 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, इनमें किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर देने होंगे जो 50 शब्दों में देना होगा। 5 प्रश्नों को उत्तर देंगे 50 शब्दों में, जो 3 अंक जो है निर्धारित किया गया है, ठीक है ना। आगे ये प्रश्न संख्या 15 से 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर देने होंगे जो आपको 100 शब्दों में लगभग देने होंगे और प्रत्येक के लिए 5 अंक दिया हुआ है। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया। अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। यहाँ पर पहला है हिस्ट्री में से, ज्योत्सम के आधार पर काल निर्धारण कीजिए, यानी ज्योत्सम के मतलब आधार पर समय को निर्धारित करें। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ज्योत्सम में कार्बन 14 होता है जो एक निश्चित अंतराल के बाद जो है वो कम होते चला जाता है। इसी ज्योत्सम ईंधन में वर्तमान में कार्बन की मात्रा आधार पर ही काल का निर्धारण किया जाता है। समय का निर्धारण कार्बन पर ही डिपेंड है, यानी अभी जो है कार्बन 14 है वो धीरे धीरे कुछ समय के बाद कम होते जाएगा। तो हम कह सकते हैं समय का जो निर्धारण है वो कार्बन पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। आगे है यानी ज्योत्सम ईंधन पर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और ये यहाँ पर पैटर्न आपका क्या कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 की जगह 3 लगा दिया है, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में असुर बनीपल के देन क्या थे, तो आंसर हो जाएगा असीरिया शासक असुर बनीपल का शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि अद्वितीय है। उसे अपनी राजनीति मतलब यहाँ पर 99 में एक पुस्तकालय की स्थापना की है। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर क्या बोला है, योजनाबद्ध तरीके से जानवरों का शिकार का सबसे पुराना स्पष्ट लक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो मतलब लक्ष्य जो ये कहाँ से मिलते हैं, तो आंसर हो जाएगा बॉक्स ग्रोव। ये कहाँ पर है और फिलहाल ये इंग्लैंड में है, यहाँ से हमें पता चलता है। आगे पुनर्जागरण सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था, तो आंसर हो जाएगा ये जर्मनी के अंदर, ओके। एंड आगे क्वेश्चन से यहाँ पर हमें क्या बोला, अल्टामीरा के गुफा चित्र पर प्रकाश डालें। अल्टामीरा के गुफा चित्र पर हमें क्या करना है, प्रकाश डालना है, इसे टिप्पणी करनी है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा अल्टामीरा स्पेन में है। अल्टामीरा कहाँ पर है, अभी फिलहाल स्पेन में है, जहाँ की गुफा की छत पर कई चित्रकारियाँ हैं। यहाँ की गुफा जो होता है उसके छत पर कई चित्रकारियाँ हैं, जिसमें बेल का चित्र सर्वाधिक आकर्षक है। इसमें बेल का चित्र जो है सबसे ज़्यादा आकर्षक है, मतलब सबसे लोगों को ध्यान जो है आकर्षित करता है बेल के चित्र में। इसकी खोज जो है कब हुई थी, तो 1789 ईस्वी में मार्सिलोनो सेंज दी साउतोला ने की थी, यानी इनकी खोज जो है सबसे पहले 1879 ईस्वी में मार्सिलोनो सेंज द साउतोला ने किया था, ठीक है। आगे क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन से, इसमें हमें क्या बोला, शहरी जीवन का प्रारंभ कहाँ हुआ और इस स्थान की भौगोलिक स्थिति बताएं शहरी जीवन का, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर शहरी जीवन का प्रारंभ जो है मेसोपोटामिया में हुआ था और मेसोपोटामिया वर्तमान में इराक के, यहाँ पर अभी वर्तमान में कहाँ, इराक के फर्रात तथा दलजला नदियों के बीच में स्थित था, यानी है अभी, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 से जो आपको पूछा जाएगा यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 8 से जो आपको पूछा जाएगा 3 मार्क्स का, तो काफ़ी 50 शब्दों में लिखने होंगे, तो आंसर काफ़ी बड़ा हो सकता है थोड़ा सा, ठीक है। आगे मानव की उत्पत्ति के विषय में प्रचलित 2 सिद्धांतों के विषय लिखें। मानव उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ हुआ। तो इस प्रश्न पर बहुत वाद विवाद हुआ और इस विषय पर यानी बहुत सारा टेढ़े मेढ़े बातें इधर उधर हुई, लेकिन फिर भी इस विषय पर 2 मत प्रचलित हुए जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, जो एक दूसरे के बिल्कुल अलग है। इनमें से पहला मत क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल है, जिसके अनुसार अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्य की उत्पत्ति जो है हुई है। दूसरा मत प्रतिस्थापन मॉडल का समर्थन करता है, जिसके मुताबिक मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान यानी कि अफ्रीका में हुआ है। यह तर्क वर्तमान मानव में दिखने वाले लक्षणों की क्षेत्रीय विविधताओं पर आधारित है और मनुष्य एक ही स्थान पर पैदा हुआ है। यानी 2 मत बहुत झगड़ने के बाद पता चला था और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो गाइस आपने यहाँ पर समझ लिया। आप क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। रोमन साम्राज्य के पतन में सेना की क्या भूमिका थी, यानी रोमन साम्राज्य को खत्म करने में सेना का क्या भूमिका था। तो आंसर हो जाएगा रोम सम्राटों की शक्ति का मुख्य आधार उनकी सेनाएं थी। मुख्य आधार क्या है, उनकी सेनाएं थी। सेना जिसे चाहती थी उसी व्यक्ति को सम्राट बना देती थी, यानी सेना जो चाहेगा उसी को सम्राट बनाया जाएगा, उसी को राजा बनाया जाएगा, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता था कि एक साथ अनेक व्यक्ति विभिन्न प्रदेशों में स्वयं को सम्राट घोषित कर देते थे, कभी कभी ऐसा हो जाता था। इसके पश्चात अपनी सेनाओं की सहायता से क्या करते थे, रोम रहते थे। इन परिस्थितियों में रोमन साम्राज्य के लिए विदेशी आक्रमणों का सफलतापूर्वक विरोध कर पाना संभव जो है यहाँ पर कह सकते हैं विरोध कर पाना सर्वथा असंभव ही होता था। नंबर क्वेश्चन इसमें बोला है रोम में दासों की क्या दशा थी, यानी दशा का वर्णन करते हुए हमें बताएं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्राचीन यूनान और विशेषकर रोम के लोगों की संख्या एक बड़ा भाग दासों का था, मतलब एक बड़ा भाग जो है दासों का भी था। प्राय युद्ध में बंदी बनाए गए लोगों तथा ऋण न चुका सकने वालों को दास बना लिया जाता था, ना देने वाले को दास बना लिया जाता था। दासों की दशा वो इतनी अच्छी नहीं थी, एक तो उनसे सारा दिन काम लिया जाता था और दूसरे उन्हें कोई भी सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त भी नहीं थे। दासों से हर प्रकार का छोटा काम लिया जाता था। वे प्रायः खेती करने, खान खोदने तथा सड़क बनाने आदि का काम करते थे और कारखानों एवं जहाज़ों के सामान डाल दिया जाता था। ये दासों का काम होता था। और दासों किसको बनाया जाता था, जो प्रायः ऋण लेते थे और उन्हें चुका नहीं पाते थे तो उनको दास बना लिया जाता था। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। 11 नंबर में हमें बोला इस्लाम धर्म में हिजरत क्या अर्थ है। हिजरत का क्या अर्थ है जो इस्लाम धर्म में होता है। तो आंसर हो जाएगा मक्का के लोगों ने पैगंबर मोहम्मद के अनुयायियों को कठोर यातनाएं दी तथा स्वयं उन्हें कई बार जान से मारने का भी प्रयास किया। आखिरकार स्थिति इतनी अधिक खराब हो गई कि 1622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने मक्का छोड़कर मदीना में जाकर शरण ली। मक्का को छोड़कर कहाँ चले गए, मदीना में जाकर शरण ली। इस घटना को मुस्लिम इतिहास में हिजरत कहा गया। इसी घटना को ही मुस्लिम इतिहास में हिजरत कहा गया और कुछ भी नहीं है हिजरत, ठीक है। इसी वर्ष हिजरी सन का भी प्रारंभ माना जाता है। यह घटना पैगंबर मोहम्मद के जीवन में एक निर्णायक मोड़ तथा इस्लाम के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी जो इस्लाम धर्म में हिजरत कहा गया है। तो हिजरत कुछ भी नहीं है, मोहम्मद यहाँ पर कह सकते हैं पैगंबर मोहम्मद के अनुयायी को कठोर यातनाएं दी, ठीक है, कठोर सजाएं दी, तो जिस वजह से वो मक्का को छोड़कर मदीना चले गए, बस यही घटना थी वो, ठीक है। आगे क्वेश्चन से 12 नंबर में बोला रोम दासों की दशा का वर्णन करते हुए लिखिए। तो यहाँ पर आंसर है प्राचीन यूनान विशेषकर रोम लोगों की संख्या एक बड़ी, यानी कि ये दोनों क्वेश्चन सेम हो रहा है, ठीक है। ये 10 नंबर और 12 नंबर ये एक ही क्वेश्चन से, यहाँ पर ऐसे नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन से कब और कैसे मानव पृथ्वी पर प्रकट हुए। कैसे और कब मानव जो है पृथ्वी पर प्रकट हुई थी, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर बोले ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी 4000 बिलियन वर्ष पुरानी है, लेकिन मानव धरती पर जैसे यहाँ पर दिया प्लाइस्टोनिस अथवा अति नूतन काल के प्रारंभ में ही आया है। और दूसरी बात है होमोसेपियंस अथवा बुद्धिमान मानव, जिसे आधुनिक मानव भी कहा जाता है, पृथ्वी पर 0.19 से 0.16 मिलियन वर्ष पहले आया है। यानी सेपियंस कहने का मतलब बायोलॉजी में मानव को होमोसेपियंस कहा जाता है, ठीक है। और आगे की बात करेंगे, जैसे यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन इसमें बोला मेसोपोटामिया सभ्यता की 2 विशेषताएं को लिखिए। तो क्या विशेषताएं हैं,
तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर मेसोपोटामिया सभ्यता अपनी समृद्धि शहरी जीवन, विशाल तथा समृद्धि साहित्य, गणित व खगोलीय शास्त्र के लिए जानी जाती है। ठीक है, ये हो गया दूसरी। और दूसरी हो जाएगा मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरी थी। जो भाषा ज्ञात है वो कौन सी भाषा थी? सुमेरी। इसके सही मतलब शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर तथा अक्कद कहा जाता था। ये दो आंसर हो गया मतलब मेसोपोटामिया का। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखते हैं यहाँ पर क्या है। धर्म सुधार आंदोलन के विषय में आप क्या जानते हैं, उसके कारण संक्षेप में लिखें। क्या कारण है, संक्षेप में लिखें। तो यहाँ पर देखिए धर्म सुधार आंदोलन। तो पुनर्जागरण यानी पुनर्जागरण के पश्चात संपूर्ण ईसाई जगत को नवीन दृष्टि से देने का श्रेय धर्म सुधार आंदोलन को है। इस महान आंदोलन ने शक्तिशाली रोमन चर्च में परिवर्तन लाने और इस सिद्धांत महान आंदोलन ने शक्तिशाली रोमन चर्च में परिवर्तन लाने और इस सिद्धांत को नष्ट करने का महान कार्य किया। समस्त यूरोप एवं ईसाई समाज जिसके सर्वोच्च प्रधान पोप है। वास्तव में अपने व्यापक रूप में यह आंदोलन किसी एक विषय तक सीमित नहीं था। ठीक है, यह ऐसा आंदोलन था जिसे यूरोप की संपूर्ण संस्कृति को क्या कर दिया, इफेक्ट कर दिया, प्रभाव डाल दिया। ठीक है, फिर भी इसका मुख्य मतलब कार्य जो है, कार्य क्षेत्र चर्च की बुराइयों के प्रति विद्रोह और ईसाई धर्म दर्शन पर पुनर्विचार था। इस धार्मिक क्रांति के फलस्वरूप चर्च के संगठन, उसकी रीति रिवाज यानी रीति नीति और उसके मंतव्यों और सिद्धांतों में अनेक सुधार हुए तथा कई नए प्रगतिशील चर्चों का संगठन भी हुआ। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके बारे में। और क्या होगा कि यहाँ पर दिया, चर्च में सुधारों की आवाज़ 14वीं शताब्दी से ही आ रही थी और विकल्प जॉन हस मतलब एरस समय आदि ने धर्म सुधार की लहर पैदा करने में महान योग दिया तथा यहाँ पर कह सकते हैं योग दिया था। धार्मिक क्रांति का विस्फोटक जो है 16वीं शताब्दी में हुआ और मार्टिन लूथर और कल्विन ज्वालियन आदि इस आंदोलन के मतलब प्रेरणा बने। मार्टिन लूथर इस महान आंदोलन का प्रवर्तक था। ठीक है, बात करते हैं आगे, धर्म सुधार में आंदोलन का क्या अर्थ है। तो आंसर हो जाए, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, धर्म में सुधार लाने के लिए जो आंदोलन हुआ उसे ही धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। क्योंकि हमें इसी से मालूम हुआ कि धर्म में जो सुधार करने का जो आंदोलन हुआ उसी को धर्म आंदोलन कहते हैं। ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन। मध्य युग में कैथोलिक चर्च की मतलब प्रधानता थी और रोम का पोप इसका प्रधान था। रोम का पोप जो है इसका प्रधान था। इस कैथोलिक चर्च में अनेक बुराइयां गई थी। इन बुराइयों को दूर करना धर्म सुधार आंदोलन का एक दूसरा उद्देश्य भी था। यह राजनीतिक क्षेत्र में पोप की प्रधानता के खिलाफ विद्रोह भी था। तो इस दृष्टि से यह राजनीतिक आंदोलन ही बना था। आगे 16 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर क्या बोला है कि मार्टिन लूथर कौन था, इसके विषय पर आप क्या जानते हैं, संक्षेप में लिखिए मार्टिन लूथर के बारे में। ठीक है, लूथर के बारे में। तो यहाँ पर देखिए मतलब मार्टिन लूथर जो है यह 1483 से 1546 जो है इनकी एजेस थी, यानी मतलब इनका जीवन माना जाता है। ओके, तो यहाँ पर समझते हैं। मार्टिन लूथर का जन्म उत्तरी जर्मनी में एक किसान के घर में हुआ था। उत्तरी जर्मनी में एक किसान के घर में हुआ था जो 1483 ईस्वी में हुआ था। आपको याद रखना मार्टिन लूथर जो है ये उनकी जन्म जो उत्तरी जर्मनी में एक किसान के घर में हुआ था जो 1483 को हुआ था। बचपन से ही इसे धार्मिक प्रवृत्ति की ओर विशेष रुचि थी। धार्मिक प्रवृत्ति की ओर बहुत ज़्यादा रुचि थी बचपन से ही। ठीक है, उसने मतलब यहाँ पर दिया एल्फर्ट विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त कर लिए एक ईसाई मठ में संयमित जीवन बिताना शुरू किया, किंतु मठ की व्यवस्था को देखकर वह कुछ समय के बाद ही मठ को छोड़ दिया। मठ में उसने देखा कि पूजा पाठ प्रायश्चित प्रार्थना आदि मतलब ढोंग मात्र है। उनको लग रहा है ये सारा क्या ढोंग मात्र है और इसमें यानी कि इसमें वस्तुतः दंग रह गया। वस्तु तुझे कोई पापनाशक तत्व नहीं है। वह पोप तथा पादरियों के विलासी जीवन को देखकर दंग रह गया। इसके बाद लूथर 1508 ईस्वी में विटेनबर्ग विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र का मतलब प्रधाध्यापक नियुक्त हुआ, जहां उसने नए और पुराने यानी टेस्टामेंट यानी बाइबल का अध्ययन किया। नया और पुराना बाइबल का अध्ययन किया। उसे वास्तविक और प्रचलित ईसाई धर्म में बड़ा आनंद दिखने लगा। फलतः ईसाई धर्म से वह श्रद्धा घटाने लगी। फिर 1511 ईस्वी में उसने रोम की तीर्थ यात्रा की, किंतु रोम में उसने यहाँ पर हम कह सकते हैं जो
विभत्स दृश्य देखा, उसे प्रचलित कैथोलिक धर्म का वह विरोधी बन गया। वह ईश्वर में श्रद्धा मतलब शुद्ध श्रद्धा एवं गहरा विश्वास पर जोर देता था, जिसके फलस्वरूप वह क्षमा पत्र के क्रय विक्रय जैसे सत्कर्म की निंदा करने लगे थे। धार्मिक विधि विधानों में उसका विश्वास नहीं रह गया। रोम में 1517 ईस्वी में सेंट पीटर के गिरजे की मरम्मत होने वाली थी। इसके लिए पोप को काफ़ी पैसे की आवश्यकता थी, जिसके लिए यूरोप के विभिन्न देशों से पैसा क्षमा पत्र के बेचने से देशों में पोप ने दूत पैसे जमा करने के लिए भेजे। ये दूत भोली भाली जनता से पैसा क्षमा पत्रों के बेचने से प्राप्त करते थे। क्षमा पात्रों को बेचने वाले दूत कहा करते थे कि पाप मोचन पत्र खरीदने वालों को स्वर्ग मिलेगा। जो व्यक्ति थोड़ा भी धन खर्च करेगा उसे नरक की भावनाओं से मुक्ति कर दिया जाएगा, ये कहकर उनसे पैसे लेते थे। उन्हें दूतों में से टटजेल भी एक दूत था, जो पाप मोचन पत्र बेचने के लिए जर्मनी पहुंचा और प्रचार करने लगा। जैसे ही मुद्रा गिरने की ध्वनि होती है, वैसे ही आत्मा नरक से स्वर्ग को चली जाती है। इस मनगढ़ंत बातों को सुनकर लूथर की यानी अंतरात्मा स्पद रह गई। लूथर का यह सही विश्वास था कि ये क्षमा पत्र गलत है। यदि किसी आदमी को अपने पापों के बारे में पश्चाताप करना है और भगवान में उसकी दृढ़ आस्था है, तो भगवान उसे अवश्य क्षमा कर देंगे। आगे लूथर ने कहा, यदि पोप पैसा लेकर आत्माओं की मुक्ति कर सकते हैं तो वे ऐसा मुक्ति क्यों नहीं करते। ऐसे पोप के विरुद्ध जो लूथर के हृदय में आग सुलग रही थी, वह भभक उठी, यानी गुस्से से भभक उठी। यानी इस तरह लोगों को झूठों कहकर उनसे ठगा जा रहा है। तत्पश्चात उसने पेटनबर्ग चर्च के दरवाजे पर 31 अक्टूबर 1517 ईस्वी को पाप मोचन पत्र के विरुद्ध अपने छपे हुए प्रसिद्ध 95 क्रांतिकारी प्रस्ताव को कील ठोक कर टांग दिया, जिनमें चर्च की मान्यताओं का खंडन करने के लिए कहा गया। उनमें यह भी कहा गया कि कर्म कांड के पालन से मोक्ष नहीं मिल सकता। ठीक है, तो लूथर अपने मत का प्रचार करने में जी जान से जुट गया। उसने अनेक पुस्तकें प्रकाशित की, जिनमें चर्च के आंतरिक दोषों का भंडाफोड़ भी किया गया था। यानी ये इनकी क्या थी, इनकी जीवनी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और पोप के सिद्धांतों तथा आदर्शों का शास्त्रीय आधार पर खंडन किया गया था। लूथर की पुस्तकें भारी संख्या में छपी, जिससे जर्मनी भर हलचल मच गई। लूथर ने कहा कि कोई भी व्यक्ति न्याय से ऊपर नहीं है, कोई भी व्यक्ति न्याय से ऊपर हो ही नहीं सकता। यदि कोई धार्मिक संस्था या धर्माधिकारी अपराध करता है तो शासन को उसे साधारण व्यक्तियों की भांति दंड देनी चाहिए। चर्च में भ्रष्टाचार रोकने के लिए पादरियों को विवाह करके सभ्य नागरिकों की तरह जीवन बितानी चाहिए और धर्म प्रचार का कार्य करना चाहिए। धर्म के आधार पर विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में सुधार होनी चाहिए। ये सब उनकी बातें। लूथर ने इन सिद्धांतों ने जर्मनी ग्रीस युद्ध की ज्वाला जो है भड़का दी। ठीक है, एक तरह से भड़का दी। लूथर के इस बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर पोप के क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसने लूथर को धर्म बहिष्कृत कर दिया। परंतु लूथर ने पोप के धर्म बहिष्कृत संबंधी आज्ञा पत्र को खुलेआम आग में झोंक कर जला दिया। अब आते हैं यहाँ पर, यानी कि वर्सम परिषद, यानी कि लूथर के बढ़ते हुए प्रभाव को समाप्त करने और लूथर से निपटने के लिए रोम सम्राट चार्ल्स पंचम ने वर्मस शहर में परिषद की बैठक में लूथर को आमंत्रित किया और उसे अपने विचारों को त्याग देने के लिए कहा। लूथर ने इनकार कर देने पर उनसे न्याय विरुद्ध आचरण करने वाला ठहराया गया। उसकी जिंदगी जब्त घोषित की और उसकी पुस्तकें जब्त करने की आज्ञा हुई। पर लूथर के मित्रों कमी नहीं थी। वे अपने छिपाकर वाटरबर्ग के दुर्ग में ले गए। सम्राट चांसलर फ्रांसीसियों के युद्ध में इतना उलझा हुआ था कि वर्सम की राजाज्ञा कागज पर ही रह गई। लूथर का प्रभाव इतना बढ़ गया कि 1522 जो है नूरे मार्ग की डाइट ने पोप जो है एड्रियन षष्ठ से स्पष्ट कह दिया कि लूथर के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने की जर्मनी में गृह युद्ध छिड़ गया। ठीक है, आगे आप किसानों का विद्रोह यहाँ से आगे भी कर सकते हैं और नहीं तो अपने हिसाब से यहाँ पर स्टेप मार्किंग आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो कुछ ही थोड़े बहुत आपको याद रहेगा। ठीक है, लूथर ने इस सिद्धांत का उपदेश दिया कि भगवान के सामने सब आदमी बराबर हैं, सभी आदमी बराबर है। इसके कारण है 1525 में दक्षिणी जर्मनी के कृषक अपने स्वामियों के विरोध में उठ खड़े हुए। उनकी मांग थी
कृषक दस्ता को तत्काल समाप्त कर वेतन मिलना आरंभ हो। पर लूथर ने अपने पुस्तिका में इन विरोधियों की निंदा की और सब राजाओं से अनुरोध किया कि वे इन विरोधियों को गुप्त रूप से या सार्वजनिक रूप से मारे, गला घोंटे, धक्का दे या छुरा घोंप दे। सामंतों से इस विरोध का दमन करने के उद्देश्य से इतना गरीब किसानों को बेरहमी से हत्या कर दिया कि 50,000 इसके वजह से, ठीक है। फिर आगे ऑक्सबर्ग की धार्मिक शांति, यानी कि जर्मनी में प्रोटेस्टेंटों और कैथोलिक के दीर्घकाल तक चलने वाले गृह युद्ध के पश्चात 1555 ईस्वी में जर्मन डायर की सभा हुई। इस सभा में ऑक्सबर्ग की धार्मिक शांति की घोषणा की, ठीक है। आगे इस घोषणा के अनुसार पवित्र रोमन सम्राट ने लूथर मत को ईसाई धर्म के कानूनी रूप से हैसियत से स्वीकार किया। इस संधि में यह भी व्यवस्था थी कि जर्मनी के प्रत्येक राज्य के शासक ईसाई धर्म का कैथोलिक मत या लूथर मत स्वीकार करने की स्वतंत्रता दी थी और उसके द्वारा चुना हुआ मत उसकी प्रजा पर लागू होगा। इस प्रकार जर्मनी ने प्रोटेस्टेंट धर्म का जन्म हुआ। उत्तरी जर्मनी के राज्यों ने प्रोटेस्टेंट का लूथर मत को स्वीकार किया और दक्षिणी जर्मनी के राज्यों में ने कैथोलिक मत को दी, ठीक है। अब बात करते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या बोला, 14वीं सदी में छपा खाने के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई, वर्णन कीजिए। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, दूसरों देशों के लोग यदि प्रथम महान कलाकारों द्वारा रचित चित्रों में मूर्तियों अथवा भवनों को देखना चाहते हैं तो उन्हें इटली की यात्रा करनी होगी। इटली में बहुत सारे पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है, मूर्ति हो गए, कलाकारों हो गए, इनकी चित्र मूर्तिकारें वगैरह बनी है। इस इटली में जो कुछ भी लिखा गया है इसे जानने के लिए आपको दूसरों देशों में जाना होगा। इन सब के लिए सबसे बड़ा योगदान 16वीं सदी की मुद्रण प्रौद्योगिकी की क्रांतिकारी खोज को जाता है। इसके लिए यूरोपीय वासी अन्य लोगों जैसे मुद्रण प्रौद्योगिकी के लिए चीन वासियों और मंगलों के ऋणी रहे, क्योंकि जब यूरोपीय प्रौद्योगिकी के लिए, यानी कि यहाँ पर जो बोला यूरोपीय व्यापारी और राजनीति मंगोल शासकों के राज दरबार में आने जाने लगे तो उन्हें मुद्रण प्रौद्योगिकी का पता चला था और इसके पहले ही ग्रंथ की कुछ ही हस्तलिखित प्रतियां होती थी। सन 1455 में जर्मनी निवासी यानी जॉन हैस गुटनबर्ग यानी कि 1400 से 1458 ने 58 तक सर्वप्रथम छपे खाने का आविष्कार किया और पहली बार अपने छपे खाने में बाइबल की 150 प्रतियां जो है छपी। इसके पहले वो एक ईसाई मठवासी को बाइबल की एक प्रति बनाने में उतना ही समय लगता था जितने समय 150 प्रतियां बन जाती थी, ठीक है। आगे है 15वीं सदी तक अनेक क्लासिकी ग्रंथ जिनमें से अधिकतर लतीनी ग्रंथ थे इटली में छप लिए गए। ये मुद्रित अथवा छपी पुस्तकें बहुत कम विकल्प में लोगों को मिलने लगे, बहुत कम, ठीक है, आप समझ सकते होंगे। अब विद्यार्थियों के पास और विकल्प हो गया कि अब वे अपने अध्यापकों के व्याख्यानों के नोट्स पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहते क्योंकि छपी पुस्तकें मिलने लगी थी। पुस्तकों के मुद्रण से अब विचार, मत और सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान बड़ी तेजी से आने जाने लगी थे और नए विचारों को बताने वाली एक पुस्तक कई 100 पाठकों के पास बहुत जल्दी पहुंच जाती थी। अब पाठक एकांत में बैठकर पुस्तकों को पढ़ सकता था क्योंकि वह उन्हें बाजार से खरीद सकता था। इसके कारण लोगों में बढ़ने के लिए पुस्तक खरीदने का शौक जो है वो पूरी तरह से बढ़ चुकी थी। आगे 15वीं सदी के अंत तक इटली के मानवतावादी संस्कृति का आलपर्स पर्वत के पार बहुत तेजी से फैलने का एक मुख्य कारण वहां पर छपी हुई पुस्तकों का पहुंचाना था। इससे स्पष्ट है कि बौद्धिक आंदोलन एक खास क्षेत्र तक ही सीमित क्यों हो सकता था, ठीक है, ये इसकी स्पष्ट है। आगे 18 नंबर में बोला विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में अरब लोगों के योगदान का वर्णन करें। जो अरब लोगों ने इसका योगदान दिया उसका हमें वर्णन करना है। तो विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में अरब लोगों का योगदान, अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या योगदान है। पूरे मध्यकाल में ईसाई गिरजाघरों मठों के विद्वान यूनानी और रोम के विद्वानों की कृतियों से परिचित थे। इन लोगों ने अपना रचनाओं का प्रचार प्रसार नहीं किया था। 14वीं सदी में अनेक विद्वानों ने प्लेटो और अरस्तुत के ग्रंथों के अनुवादों को पढ़ा, पर ये अनुवाद उन्हें अरब अनुवादों के कारण प्राप्त हुए। उन्होंने अनुवाद के साथ साथ इन पुराने हस्तलिखित ग्रंथों का परिरक्षण भी किया। दूसरी ओर यूरोप के विद्वान यूनानी ग्रंथों के अरबी अनुवादित पुस्तकों का अध्ययन कर रहे थे और यूनानी विद्वान अरब फारसी विद्वानों की कृतियों का अनुवाद भी उन्हें अन्य यूरोपीय देशों में प्रसारित कर रहे थे। ये ग्रंथ प्राकृतिक विज्ञान, गणित खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान और रसायन विज्ञान
ये संबंधित थे। यूरोपीय विद्वानों ने इन अरबों ग्रंथों के प्रति अपना आभार प्रकट किया। मतलब टोलमी के अल्मोगेस्ट यानी अलमगेस्ट जो खगोलीय शास्त्र पर रचित प्रसिद्ध ग्रंथ जो मतलब 140 ईसा सन में लिखा गया और इसका अरबी में अनुवाद भी हुआ। ठीक है, अब इससे यह जाना जा सकता है कि उनके अरबी भाषा से बहुत निकट के संबंध थे। इटली यानी इटली वादी में नदियों में मतलब यहाँ पर इटली वादी दुनिया में जो मुस्लिम लेखक अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे उनमें इब्न सीना लतीनी में एविसिना 980 से यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं 1037 अरब के हकीम और मध्य एशिया के बुखारा के दार्शनिक यानी बुखरा के दार्शनिक तथा अल राजी यहाँ पे कह सकते हैं आयुर्विज्ञान विश्वकोश के लेखक इब्न रुशद स्पेन के अरब दार्शनिक बहुत ही विद्वान लोगों में माने जाते थे। इन विद्वानों ने दार्शनिक ज्ञान और ईसाई विचारों को धार्मिक विशेषताओं यानी विश्वासों के बीच के तनाव को दूर करने का प्रयास किया। उनके तरीकों को ईसाई विचारक ने प्रयोग में लाए। अब यहाँ पर अब बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। इसमें हमें क्या क्या दिया है इसको देखते हैं कि खिलाफत से आप क्या समझते हैं, खिलाफत क्या है। तो यहाँ पर जैसे दिया है मतलब यहाँ पर खलीफा के क्षेत्र को इस्लामी जगत में खिलाफत कहा जाता है। खलीफा के क्षेत्र को इस्लामी जगत में खिलाफत कहा जाता है। मतलब यहाँ पर दिया खलीफा मुसलमानों के राजनीति और धार्मिक प्रधान होते थे। इस्लामी परंपरा में सभी मुसलमानों को एक माना गया। इस प्रकार सभी मुसलमान राज्य खिलाफत के अंग माने गए। अब बात करते हैं इससे आगे की प्रथम खलीफा अबू बकर बने। प्रथम खलीफा कौन बने? अबू बकर। उनके पश्चात अमर, उस्मान और अली क्रमशः खलीफा बने। इन चारों को मुस्लिम जगत में चार पवित्र खलीफा के रूप में जाना जाता है। मुआविया के मतलब उमायद खिलाफत वंश की स्थापना की एवं 10वीं खिलाफत की राजधानी बनी। अपने वंशानुगत मतलब खलीफा के पद की शुरुआत की एवं अपने पुत्र याजिद को उत्तराधिकार घोषित किया। मतलब उमायद खिलाफत काल में मुस्लिम राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। धीरे धीरे मतलब अमयद वंश के खिलाफ दावा नमक यानी कि सुनियोजित आंदोलन होने लगे और 1750 ईस्वी तक अब्बासी खिलाफत की स्थापना हुई। अब बात करते हैं यहाँ पर अब्बासी वंश अपना संबंध मोहम्मद साहब के चाचा अब्बास से जोड़ते थे। उन्होंने बगदाद को राजधानी बनाई और लगभग 2 शताब्दियों तक शासन करते रहे। उनके काल में अरबों का महत्व घटा और उसके स्थान पर ईसाइयों का महत्व बढ़ा। अब्बासी खिलाफत 10वीं शताब्दी से प्रभाव कम होने लगा एवं स्वतंत्र मुस्लिम राज्य उभरने लगे। मतलब राज्य अब सब जो है उभरने लगे। मंगलों ने जब खलीफा की हत्या कर दी तो इसका महत्व नाम मात्र का ही रह गया। वैसे सैद्धांतिक रूप से खिलाफत संस्था तब तक कायम रही जब तक कि तुर्की के मुस्तफ़ा कमल पाशा ने इसे पूर्णतः समाप्त नहीं कर दिया। तो गाइज यहाँ पर हमने सेट 1 से 90 क्वेश्चन जो है फुलफिल कर लिए हैं और आगे की पानी है क्वेश्चंस तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना